फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ डॉक्टर अंजलि कुमारी जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को कैसा आहार लेना चाहिए। अंजलि जी, आपको सबसे पहले मेरे चैनल में आपको थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर अंजलि कुमारी, MBBS MT गायनी, और मैं आज आपको गर्भावस्था के दौरान लेने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगी। गर्भावस्था जैसे ही प्रेगनेंसी किसी की कंफर्म होती है, जिसका पीरियड मिस होता है, उसको प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करना चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद फर्स्ट 3 मंथ, जो कि मैक्सिमम चांस होता है अबॉर्शन होने के लिए वो सबसे ज़्यादा लायबल पीरियड होता है, उस समय उसको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए कि जो भी ब्लड लाइक थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए, शुगर कराना चाहिए। ये सब एबनॉर्मल होता है तो अबॉर्शन होने का चांस रहता है। तो पहले 3 महीना में उसे अबॉर्शन से बचने के लिए अगर कोई दवाइयों की ज़रूरत है, वो सारी दवाइयाँ लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह से। और बहुत हेवी वर्क नहीं करना चाहिए, बहुत ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जिससे बहुत जर्किंग नहीं हो, जिससे कि अबॉर्शन से बचा रहे इंसान। और आजकल जो भी प्रेगनेंसी है काफ़ी प्रीसियस है, इसीलिए आदमी मिस नहीं कर सकता एक भी प्रेगनेंसी। पहले था कि 2-4 अबॉर्शन हो गया, फिर 5वां बच्चा हुआ, इस तरह का होता था, लेकिन अभी एक सिंगल प्रेगनेंसी इज़ वेरी प्रीसियस। तो उसको एकदम नियम के साथ उसको पालन करना है। और फर्स्ट 3 मंथ उसको अबॉर्शन से बचाने के लिए सावधानी लेना चाहिए। अच्छा मील्स लेना चाहिए, खाने में उसे प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। जैसे अगर दूध, मिल्क प्रोडक्ट सारे लेने चाहिए, जितनी दलहन वाली हमारी चीज़ें हैं, जैसे दाल, कढ़ी, चना, मूंग, ये सब की चीज़ें लेनी चाहिए। न्यूट्रेला जो खाता है न्यूट्रेला खा सकता है। थोड़ा मीट जो कम तेल मसाला वाला हो वो ले सकता है, जो प्रोटीन रिच होता है। ये सब फिश ले सकता है, ये सब प्रोटीन रिच फूड है जो उसको लेना चाहिए। हरी सब्जियों में बताइए। हरी सब्जियां, फल तो उसे लेना ही चाहिए। उन्हें उनका डाइट तैयार करना चाहिए, जिसमें कि ब्रेकफास्ट में उनके कुछ फ्रूट्स जरूर होने चाहिए। और जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, जैसे अभी ठंडी के मौसम में पालक, टोमेटो, ये सब बहुत ही रिच सोर्स ऑफ आयरन, प्रोटीन सब चीज़ होता है, तो वो जरूर उसे लेना चाहिए। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, उसे उनका सेवन करना चाहिए। सिर्फ थोड़ा पपाया को हम लोग बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो जिससे अबॉर्शन होने का चांस रहता है। तो पपाया को बस अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, किस परिस्थिति में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे गर्भ में निकलते हैं बाहर, वैसे ही उनका मानसिक स्थिति खराब रहता है, बचपन से ही उनकी विकास नहीं माइंड को ज़्यादा होता है, तो किस अवस्था में कौन सी गर्भवती महिलाएं गलती करती हैं खाने में, आप जिस तरह का ये थोड़ा समझाइए। ये एक रिस्क है, ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होता है, डाउन सिंड्रोम, इसमें ऐसा होता है जिसमें बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता है। बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, कुछ उसमें माइक्रोडिलेशन वगैरह होता है, जिस वजह से ये सब दिक्कत होती है। इसके लिए हाई रिस्क है, क्योंकि आजकल महिलाओं का थोड़ा ज़्यादा एज पे शादी होता है, तो 35 ईयर्स के बाद इसका रिस्क बढ़ जाता है। और इसका आजकल न्यू मॉडर्न एज में पेट में ही उसकी जानकारी हो जाती है। फर्स्ट 3 मंथ में ही उसके लिए एक मार्कर का टेस्ट होता है, जिसको डुअल मार्कर हम लोग करते हैं। उसमें अगर रिस्क आता है तो उसको फिर हम लोग एक महंगा टेस्ट आता है NIPT, जिसको हम लोग कहते हैं, उससे फिर ब्लड से 99% डिटेक्शन हो जाता है। अगर वो बच्चा एबनॉर्मल है तो ये एक इंडिकेशन है कि हम लोग बच्चे को गर्भ में ही खराब कर दें, क्योंकि आगे बाहर निकलने के बाद वो बच्चे एक बर्डन हो जाते हैं माता पिता के ऊपर, समाज के ऊपर, और बच्चे खुद भी एक बर्डन की तरह रहते हैं। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि उसका गर्भावस्था में ही उसकी जानकारी हो जाए कि बच्चा उस तरह का है और उसे ख़त्म किया जा सके। अच्छा, गर्भ से ही बच्चे को, किसी बच्चे को जैसे होंठ कटा रहता है, कान कटा रहता है, इसका क्या रीजन है? पहले की महिलाएं बताती थी कि ग्रहण लगता है तो कुछ काटो मत, तो ये मत करो, इससे कट जाएगा। कहाँ कितना सच है ये? थोड़ा तो एक सच भी है ये, मतलब रेडियोलॉजिकल ये एबनॉर्मेलिटी होता है, जैसे रेडिएशन से एक्सपोजर की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो एक उन लोग अपने, मतलब जो भी हमारी पौराणिक चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता ही है।
तो आइदर वो जैसे ड्रग कोई दवाई कोई बहुत दिनों से ले रहा है तो उस ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत सारे रेडिएशन से एक्सपोजर होता है जो मतलब हमारे नॉर्मल लाइफ में, तो उसमें किस बच्चे पे उसका असर होगा वो आदमी जानता नहीं है। कोई रेडिएशन जो होती है वो उस तरह का एबनॉर्मलिटी करती है, या फिर जीन्स में कुछ एबनॉर्मलिटी हो जिस वजह से ऐसा हो। क्या नहीं लेना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, जैसे आप अभी पपाया बताइए? पपाया, पाइनएप्पल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत हॉट स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्पाइसेस जो होता है, जो भी चीज़ें यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि हमें बच्चे को पालना है, बच्चे को जगह देना है, तो 9 महीने तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहिए जिससे कि यूट्रस में हलचल आए, नहीं तो फिर बच्चा निकलने का कोशिश करने लगेगा। इसीलिए जो भी हल्दी हो गया, बहुत सारा जो तेज स्पाइसेस हो गया वो नहीं लेना चाहिए। बहुत हेवी फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आंत भी चलना कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, लैट्रिन कड़ा होने लगता है। तो वो सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे का विकास हो, और उसके साथ जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन वो लेना है। आजकल की महिलाएं अधिक IVF पे भरोसा कर रही हैं, क्योंकि एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि हमारे समाज में आजकल जो शादी हो रही है, एवरेज एज ऑफ मैरिज 30 के बाद का हो गया, इधर 32-35 एज में शादी हो रही है। उस समय हमारा थोड़ा सा ओवुलेशन कम हो जाता है, फीमेल्स का ओवुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी का रिस्क काफ़ी बढ़ गया। 35 के बाद लोगों के पास काफ़ी कम टाइम होता है, 2 to 3 ईयर्स टाइम होता है जिसमें कि अच्छा गुड एग्स निकलता है। तो इनफर्टिलिटी का रिस्क काफ़ी बढ़ गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि उस इनफर्टिलिटी को प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। तो लोग सोचते हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो ईजियर वे सोचते हैं कि IVF की तरफ जाएं, जहाँ से कि उन्हें रिजल्ट मिले, जिसमें कि कृत्रिम तरीके से मदर का इंजेक्शन वगैरह देके एग्स बनाया जाता है, और मदर का एग निकाल के और हस्बैंड का स्पर्म निकाल के उसको ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा के मदर में इम्प्लांट किया जाता है। तो ये एक IVF जो आजकल राइज पे है, उसका मूल कारण है इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी का मेन कारण एक ये रिस्क ये भी है कि जो एज ऑफ मैरिज है वो काफ़ी बढ़ गया है। ऑन एन एवरेज 35 के आसपास लोगों की शादी हो गई, जिस वजह से ये इनफर्टिलिटी का रिस्क काफ़ी बढ़ गया है। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि शादी के बाद अगर बच्चा नहीं ठहर रहा हो तो ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना है। कुछ दवाएं हैं जो बहुत ही बेसिक दवा है जो कि हेल्प करता है ओवुलेशन में, उन दवा को रादर देन IVF में जाने के अलावा वो कुछ मिनिमम दवाओं को लेके भी बच्चा ठहराया जा सकता है। तो वो सब ट्रायल करें, कुछ टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कराएं, और जिसका बच्चा ठहर जाए वो शुरू से ही डॉक्टर के कंसर्न में रहें, ताकि कोई भी दिक्कत उनको परेशानी गर्भावस्था के दौरान ना हो। धन्यवाद।